आप सबको मेरा नमस्कार। जी, आपने सही कहा कि मैंने 1 महीने पहले मैंने अपनी बड़ी बहन को खोया। आज सुबह 3 बजे मेरा एक बहुत प्यारा अपना भाई, मौसेरा भाई, जो महज़ 56 साल का था, आज साढ़े 3 बजे सुबह उसको खोया। रॉ में जो मेरे बॉस थे, जेके सिन्हा साहब, उनको खोया। मेरे बिटिया के जो संगीत के गुरु थे, पंडित संजय मलिक, जो ध्रुपद सिखाते थे, उनको खोया। और ये कभी-कभी तो ऐसा लग रहा था लगता है कि शायद पता नहीं ईश्वर शायद मुझे ही क्यों इस तरह से टारगेट कर रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं हम ये ज़िंदगी है तो जीना है और जीना है तो लड़ना है। तो जितने हमारे सुनने वाले हैं उनको मैं बता दूँ कि कल की बात है शायद मैं एक डिबेट देख रहा था टेलीविज़न पे जिसपे बाबा रामदेव थे। एक उसमें 2 एलोपैथिक डॉक्टर्स थे। अब वो फ्रेम जिस तरह से अभी बना हुआ है, फ्रेम उसी तरीके से बना हुआ था। और वो उनका बोलने का अंदाज़ आपको मालूम है। मुझे देखिए, मुझे कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, ना एलोपैथ से है, ना होम्योपैथ से है, ना 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 आयुर्वेद से है। लेकिन मैंने देखा है कि ये एलोपैथ वाले ही क्यों गाली देते हैं, बाकी तो कोई गाली नहीं देता। और एक हमारे यहाँ अंग्रेजी में शब्द है एम्बॉडीमेंट। तो वो फ्रेम में मैंने देखा कि बाबा रामदेव जो भी बताते हैं योगा के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, जो भी उनकी सोच है, जो उनकी मान्यता है, जो उनका विश्वास है, वो उनके पूरी काया में दिखता है। लेकिन जो व्यक्ति इनको गाली दे रहा था, वो आईएमए का कोई था, वो तो बिल्कुल ही अस्वस्थ आदमी दिख रहा था, बिल्कुल ही अस्वस्थ दिख रहा था। वो तो पूरी दुनिया ने देखा होगा। और दूसरा एक जो बैठा हुआ था, वो अपने विलेन स्टाइल में हा 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 हंस रहा था। अरे तुम किस पे हंस रहे हो यार? पूर्वजों पे। तुम्हारा कोई गोत्र होगा, वो गोत्र क्या होता है? वो डीएनए होता है। अब अपने बाप से जाके पूछो कि ये किसने तय किया गोत्र, और ये सिलसिला कब से चला रहा है, और डीएनए क्या है? तो किस पे हंस रहे थे तुम? अपने पूर्वज पे, अपने बाप के बाप, उसके उनके बाप, उनको अपने पूर्वजों पे आप हंस रहे थे। तो देखिए साहब, एक चीज मैं बता दूं कि जो भी मैंने इस दौरान में देखा, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो भी अस्पताल गया इस कोरोना के दौरान, वो वापस नहीं आया। जिसके भी चेहरे पे, जिसके भी मुंह पे अस्पताल का मास्क लगा, वो वापस नहीं आया। वेंटिलेटर पे आप कहते हैं मैंने किसी को नहीं देखा है आते हुए वेंटिलेटर पे। आपने कितना हंगामा किया हुआ था, वेंटिलेटर 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 नहीं है। अगर चलो मान लेते हैं, आप कहते हो कि 1% लोग ठीक होके आ रहे हैं, तो 1% के लिए आपने इतना बड़ा माफियागिरी उठा रखा है। और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक बात बताइए कि क्या ऑक्सीजन की पूरी पेटेंट जो है वो ये डॉक्टर के पास है? जो प्रकृति से निकला हुआ ऑक्सीजन है, क्या उसका भी पेटेंट इन्होंने कर रखा है? इज ऑक्सीजन एन एलोपैथिक ड्रग? अब आप ये, मैं हैरान हो गया हूं अपने विज्ञान विज्ञान वैज्ञानिक। अरे सुनो सर, थोड़ा हम भी पढ़े लिखे लोग हैं। इस दुनिया में एलोपैथी में 1100 बेसिक ड्रग फॉर्मुलेशंस है, बेसिक बुनियादी। उसमें केवल 40 ड्रग, याद रखिएगा, 40 या 42 ड्रग जो जिसका इंपेरिकल प्रूफ है, यानी कि उसका कॉज और इफेक्ट पे है, बाकी सारे ट्रायल बेसिस पे है। तो आप कौन सा विज्ञान का हवाला दे रहे हो साहब? विज्ञान या टेक्नोलॉजी वो होता है कि मैंने दिल्ली से जब जहाज पकड़ा, तो वह जहाज मुझे पटना उतार दी विथ 99%
99.9% efficacy and security to my life. उसको विज्ञान बोलते हैं। आप क्या कर रहे हो? आपने ये बदतमीज लोग और आप जो एफआईआर करने वाले, आपने क्या कहा पूरे हिंदुस्तान को? प्लाज्मा थेरेपी, मेरे पास कितने फोन है, प्लाज्मा अरेंज करवाओ, प्लाज्मा अरेंज कराओ। फिर आपने उसको डिबंक कर दिया। उसके बाद फिर आपने क्या कहा? रेमडेसिविर। फिर आपको उसको डिबंक कर दिया। उसके बाद मुझे मालूम था ये नालायक लोग, जो 2DG जब निकला तो हमारे कुछ मित्र हैं, अभी भी सीनियर पोजीशंस में है, ओहदे पे है फौज में, उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा ये ड्रग है साहब। मैं बोला 2 दिन के बाद देखना, एक कोई ये फ्रॉड आएगा और इसको पूरा डिबंक करके चला जाएगा साहब, इसके ट्रायल नहीं हुआ। और वही हुआ 2-3 दिन के बाद। और वो फ्रॉड, एक दूसरा फ्रॉड कल आ गया कि एक कोई ड्रग का कॉकटेल का उसने वो किया। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आप आ गए। हेलो, हाँ, हाँ, मैं कह रहा हूं, एक दूसरा फ्रॉड कल आया, बोला कि एक नया ड्रग आया है, कॉकटेल है, ट्रंप साहब ने वही ड्रग लिया था और अभी तो उसका ये है, उसका दाम 1 लाख रुपए है। तो आप देखेंगे कि ये सारा कुछ ये पेटेंट की लड़ाई, ये पेटेंट का है। जो चीज पेटेंट नहीं हो सकती उसको ये डिबंक कर देते हैं, और जो ड्रग पेटेंट हो गया उसमें पैसा है। अब सूरज की रोशनी में तो पैसा नहीं है ना, लेकिन वो विटामिन डी जो बनाते हैं उसमें तो पैसा है ना सर, उसमें तो पैसा है ना। तो ये दीज आर क्रिमिनल्स। अगर किसी ने इनको क्रिमिनल बोला ऐसे लोगों को, तो क्या गलत बोला? क्या हुआ? रुक अभी सिंह साहब अभी नहीं आ रही आपकी आवाज, जरा चेक कर लें। सिंह साहब की आवाज चली गई है, शायद मतलब नेट की दिक्कत हो गई है। हाँ, आ गई सिंह साहब की आवाज कहीं नहीं, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, पूरा सुनाई दे रहा है। हाँ, तो मैं कहा कि जिसकी जान ये गई है, ये आपके रेमडेसिविर से, प्लाज्मा थेरेपी से, वेंटिलेटर से जाने जा रही है, आपके ऑक्सीजन थेरेपी से, उनको कौन पैसा देगा? और किस बात के? आप जब विज्ञान की बात करते हैं तो मान लीजिए कि मैंने यहां से जहाज पकड़ा और मैं पहुंचा अपने डेस्टिनेशन पे, मैंने टिकट कटाया, ठीक है ना, और अगर वो नहीं पहुंचा सकता है तो वो मुझे कुछ कंपनसेट करता है कि नहीं? पैसे उन जानों का कौन कौन कंपनसेशन देगा, आप बताइए। तो कृपया मुझे ये नहीं कहना कि आप लोगों को पता नहीं कैसे उनको कंपनसेट करेंगे, लेकिन कम से कम ये विज्ञान का हवाला नहीं दे। और ये इनको मैं थोड़ा बता देता हूं, ये डॉक्टरों को शायद मालूम नहीं है। साहब एक बात बताओ, 6th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी यूरोप में डार्क पीरियड था, और उसके बाद 11th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी वहां पे शैडो ऑफ डार्क पीरियड था। तो ये बताओ कि ये एलोपैथी डेवलप कैसे किया? ये कुछ इसका भी पता कर लो कुछ। और 1792 की जेंटलमैन मैगजीन है, ये जो जितने हमारे ये डॉक्टर जो कल बकवास कर रहे थे ना, आप 1792 में लंदन से जो पहली मैगजीन जो निकली थी, जेंटलमैन, उसमें आप इंडियो-रेनोप्लास्टी नाम का आर्टिकल जाके पढ़ लो। वो लंदन लाइब्रेरी में है कि किस तरीके से नाक का प्लास्टिक सर्जरी होता था, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, इनका फ्रॉड देख लीजिए। 30 देशों ने कहा कि हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है वो बिल्कुल एफिकेशियस ड्रग है। बख्शी साहब और हम फौज में रहे हैं, हमको पहला चीज होता था कि हमको हाइड्रोक्लोरोक्विन पे डाला जाता था।
ट्रंप साहब ने भी कहा, लेकिन उसको आपने फिर उसके मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उसको ये कहा कि वो बहुत सस्ता ड्रग था। वो फिर ये जो माफिया, जो टेलीविजन पे जो माफिया आता है ना, ये रोज का, ये आपको जो रोज के का बताता है, आज ये ड्रग निकल गया, आज ये निकल गया, ये इनका क्या होता है फिर। और दूसरी चीज साहब, एक बात बताइए, आपको मैं बता देता हूं कि अंग्रेज के आने से पहले हमारी पूरी व्यवस्था जो थी वो गांजा 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 के बेस था, और गांजा को इन्होंने बड़ा वो डेरोगेटिव टर्म दे दिया। वो गांजा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने आपके बेसिक ड्रग फॉर्मुलेशंस थे वो गांजा को प्लांट्स का राजा बोला गया है। शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि पोर्श गाड़ी की बॉडी जो है वो पूरी गांजा प्लांट से बनी हुई है, ठीक है ना। वो बिल्कुल आपके लंग डिजीजेस के लिए जो गांजा के एक्सट्रैक्ट से जो बनता था दवाई, वो सबसे ये था। जब अंग्रेज आए तो उनका जो सिस्टम था वो इथाइल अल्कोहल बेस्ड था। उन्होंने फिर थोड़ा पढ़ने जाके, ये डॉक्टर साहब लोग थोड़ा पढ़ लीजिए जाके जो RSN सिंह बोल रहा है, 1860 के आसपास में इन्होंने एक हेम्प कमीशन बनाया, गांजा को उसको क्रिमिनलाइज किया इन्होंने, और पूरी चिकित्सा पद्धति आपकी बर्बाद कर ली। ये जो डॉक्टर लोग सुन रहे हैं, थोड़ा आर्मिटेज जिसको फादर ऑफ इंडियन गायनेकोलॉजी कहा जाता है, उसकी आप पढ़ लें। उसने एक बार बोला था कि ये जितने जो आप हमारे सर्जरी के ऊपर में जो आप मार्वल करते हो, चकित होते हो, इस पर चकित होने की जरूरत नहीं है, ये हमने आपसे ही सीखा है। मेरे गांव के बगल में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, पुरानी 200-300 साल पुरानी है। आपको मैं 18वीं शताब्दी की एक पुस्तक दिखा दूंगा गायनेकोलॉजी की, जिसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का उसमें वो चित्र बनाया हुआ है। तो अगर आप कोई चीज जानते नहीं हैं तो आप कृपया ये माफियागिरी की बात ना करें। और दूसरी बात साहब, ये किसने कह दिया है, किसने कह दिया है कि डॉक्टरों को ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट किसने दे दिया है कि तुमने महीने का 10 लाख रुपया बनाना है? ये किसने दे दिया है? यही बीमारी है। देखिए, ये पेटेंट की बात आप कर रहे हैं ना, जगदीश चंद्र बोस ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो वो पेटेंट कर सकते थे। उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं पेटेंट करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे हिंदू शास्त्रों में कोई भी चीज जो मानव कल्याण के लिए हो, उस पर सबका अधिकार होता है। तो इस तरीके से, और अब 1 मिनट में समय लूंगा। आप बता रहे हैं ये, चलिए मैं पूरे ये बताइए कि हमारे यहाँ तो बड़ी चिकित्सा एलोपैथी ये है, हम लोग बड़े नेग्लिजेंट लोग हैं, हम मास्क नहीं पहनते। साहब, अमेरिका में 50% लोगों का वैक्सीनेशन हो गया, वहां क्यों लोग मर रहे हैं? मैं तो रोज सुबह पहला काम यही करता हूं। 800 लोग रोज मर रहे हैं वहां पे, 7 से 800। अगर आप उसको 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो भारत से कहीं ज्यादा आपको होगा। फ्रांस, जर्मनी, रशिया का आज का फिगर्स मैं बता रहा हूं, इट इज अबाउट 450 आज सुबह का फिगर्स। और वहां से आप स्पुतनिक मंगाने की बात कर रहे हैं, वो क्यों नहीं स्पुतनिक अपने पॉपुलेशन? यूक्रेन, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, क्यों हो रहा है? और ये बताइए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्यों कम हो रहा है? बांग्लादेश में तो बिल्कुल ही कम हो रहा है, बांग्लादेश के तो चारों तरफ इंडिया है। कभी इस बात पर गौर कीजिए आप, क्यों हो रहा है? क्या वहां पर आपके अनुसार बेड्स और ऑक्सीजन और ये डॉक्टर और नर्सेज बहुत ज्यादा है? नहीं। इसका कारण क्या है कि क्योंकि वहां पर ये फ्रॉड वाली जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम है, लोगों ने अपने आप को प्रकृति पे छोड़ दिया है, इसलिए वहां पर जो भी है प्रकृति अपनी जो उनकी जो पारंपरिक ये है, और आज भी यही हो रहा है हिंदुस्तान में। ये सारी मौतों के बाद अब लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जा रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे अस्पतालों में अभी बेड खाली है।
तो ये सारा का सारा आप आज आप बाबा रामदेव को गाली दे दो। आप एक बात मैं बताता हूं साहब, ये बाबा रामदेव का इफेक्ट है कि आज आप कोलगेट का नया एक जो वर्जन देखोगे ना, जो हिंदुस्तान लीवर से ये जो भी अमेरिकन कंपनी से, उसमें नीम के पत्ते का वो उस पे चित्र है। ये बाबा रामदेव का इफेक्ट है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो मैंने आपको कहा, और दूसरा ये बायोलॉजिकल, ये डॉक्टरों के बायोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में क्या मालूम है? किस तरीके से अमेरिका में वहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजीजेस में किस तरह से वहां पर ये इन्होंने बीमारी बनाई और उसी का उसका वैक्सीन भी बनाया और पेटेंट भी किया, और किस तरह से चाइना को गेन ऑफ फंक्शन, ये जीडी बख्शी साहब ने आपको बताया। तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर का ये वो भी देख ले आप, उसके बारे में आपको कुछ मालूम नहीं। मुझे तो लगता है ये कुछ लोग जो रोज टेलीविजन पे आके नए नए ड्रग्स बेचना शुरू करते हैं, वो इस ड्रग माफिया का हिस्सा है। ये लोग, ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर के एजेंट्स हैं। जिस तरीके से जैसे ही बायोलॉजिकल वॉरफेयर जोर पकड़ा तो अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर का भी मोमेंटम बढ़ा। आज आप देख लीजिए, इंडिया में जब हो रहा है तो ये किसान आंदोलन भी उसी एकदम, देयर इज अ पैरेलल। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहां ये अमेरिका में 3 माफिया है, आर्म्स माफिया, ऑयल माफिया और फार्मा माफिया। ज्यादातर जो वहां के राष्ट्रपति हुए हैं ऑयल माफिया से हुए हैं। एक ओबामा ही केवल एक था जो कि फार्मा माफिया का था। ट्रंप किसी माफिया का नहीं था। शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि ट्रंप एज प्रेसिडेंट वो तनख्वाह नहीं लेता था, इसीलिए उसको हटाने के लिए हो सकता है जैविक हथियार किया हो। जब पूरा हिंदुस्तान मर रहा है, दर्द से करा रहा हो, ये रेबन पहन के और रंग बिरंगे पगड़ी वाले ये सरदार, और ये जो कुछ ये हमारे ये टिकैत जैसे लोग, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? तुम एजेंट हो, तुम जैविक, चीन द्वारा संचालित जैविक युद्ध के तुम एजेंट हो। मेरी बात अगर किसी को खराब लगी हो तो मैं उसके लिए माफी नहीं चाहता हूं। मैं अपनी बात मैं यहीं पे खत्म करता हूं और आगे हम बाबा जी को सुनेंगे। थैंक यू